गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान इतिहास के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आज बात करते हैं राजस्थान इतिहास। इसकी बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। इसका बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा होगा कौन सा वंश? मेवाड़ वंश। कौन सा वंश? मेवाड़ वंश। मेवाड़ वंश के बारे में हम पढ़ेंगे और मेवाड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके द्वारा संस्थापक कौन थे और जो सारा कालक्रम मेवाड़ वंश का पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ का अर्थ क्या होता है। मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? तो हम सबसे पहले देखेंगे मे का मतलब होता है मेर या मेव जाति के लोग। मे का मतलब होता है मेर या मेव जाति के लोग को क्या कहा जाता है? मे का मतलब होता है मेर या मेव जाति के लोग। फिर हम बात करते हैं वाड़। वाड़ का मतलब होता है किसी से रक्षित प्रदेश को बोलते हैं वाड़। क्या बोलते हैं? रक्षित प्रदेश को बोला जाता है वाड़। अब हम इसके बारे में देखेंगे। मेर का मतलब होता है मेर या मेव जाति के लोग और वाड़ का मतलब है रक्षित प्रदेश। तो सीधा सा अर्थ है मेर या मेव जाति के लोगों से रक्षित प्रदेश क्या कहते हैं? मेवाड़। अब बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ के बारे में और बात करते हैं। मेवाड़ में दो इतिहासकार हुए। दो इतिहासकार थे। एक का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल जो है मेवाड़ की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति, मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति, मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति किससे हुई थी? नौशेखा आदि ईरान का एक शासक था। ईरान का शासक नौशेखा आदि की संतान थी। सबसे पहले हम मेवाड़ की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तब मेवाड़ राजवंश में सबसे पहले भुई वंश हुआ और उसके बाद जो एक इतिहासकार वो जिसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहता है कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नौशेखा आदिल। उस आदिल की क्या थी? संतान। अब दूसरा इतिहासकार एक और हुआ जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति वल्लभीनगर गुजरात के शासक कौन थे? शिलादित्य के क्या थे? वंशज थे। शिलादित्य के वंशज थे। अब देखते हैं हम क्या पढ़े राजस्थान का इतिहास। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मेवाड़ का अर्थ क्या होता है। पहले मेवाड़ में मे का अर्थ होता है मेर या मेव जाति के लोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाड़। वाड़ का मतलब होता है रक्षित प्रदेश। ये दो इतिहासकार हुए जो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरह हुई। तो सबसे पहले एक इतिहासकार हुआ अबुल फजल। अबुल फजल जो अपना तर्क रखता है कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति ईरान का शासक नौशेखा आदिल की संतान थी। और दूसरा इतिहासकार हुआ कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि वल्लभीनगर गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था शिलादित्य और शिलादित्य के वंशज थे जो मेवाड़ का राजवंश था। अब ये हमने देख लिया। अब इसके बारे में जो सही और सटीक माना जाता है वो कर्नल जेम्स टोड का कथन माना जाता है, क्योंकि जो मेवाड़ का राजवंश था उसकी उत्पत्ति वल्लभीनगर गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज से हुई थी।
अब पढ़ेंगे कैसे हुई, तो अब हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड। बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति। मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति, इसकी बात करेंगे मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति। अब बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति और हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड, जिसे बोला जाता है घोड़े वाला दावा राजस्थान इतिहास का जनक। अब कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विशुवान। क्या नाम है? विशुवान। विशुवान एक राजा हुआ जो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ। किसके? भगवान सूर्य के आशीर्वाद से एक उत्पन्न राजा हुआ जिसका नाम था विशुवान। क्या नाम था? विशुवान। फिर विशुवान का वंशज था, विशुवान का आगे चलकर एक वंशज है जिसका नाम था दशरथ। कौन? क्या नाम था? दशरथ। अब दशरथ को हम जानते हैं भगवान राम जी के पिताजी थे, तो दशरथ के आगे इनका जो अगला वंशज है भगवान राम। कौन है? भगवान राम। अब राम के हमको पता है राम के दो पुत्र थे, एक का पुत्र का नाम था लव। क्या नाम था? लव। और दूसरे पुत्र का नाम था कुश। क्या नाम था? कुश। अब क्या करेंगे लव और कुश का जो है एक वंशज था जिसका नाम था विजयभू। क्या नाम था? विजयभू। इसको कुश का 108वां वंशज था। कितना वंशज था? 108वां वंशज था जिसका नाम था विजयभू। क्या नाम था? विजयभू। विजयभू कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात का। कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात का। कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम देखेंगे भगवान सूर्य के आशीर्वाद से एक राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विशुवान। विशुवान के वंशज हुए जिसका नाम था भगवान दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम, और श्री राम के दो पुत्र हुए, एक का नाम लव, दूसरे का नाम कुश, और कुश के 108वें वंशज का नाम था विजयभू। अब विजयभू कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात का, जो प्राचीन काल में किसमें आता था? अयोध्या के अंदर। अब विजयभू का जो छठवां वंशज, कौन सा वंशज? छठवां वंशज जिसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। अब शिलादित्य था वो कहाँ का शासक था? वो था वल्लभीनगर गुजरात का। कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात का। वल्लभीनगर गुजरात का। अब कर्नल जेम्स टोड क्या बोलता है कि मेवाड़ राजवंश था उसकी उत्पत्ति वल्लभीनगर गुजरात के शासक शिलादित्य से हुई। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? भगवान सूर्य के आशीर्वाद से होते हैं विशुवान एक राजा बनता है, उसके वंशज होते हैं भगवान दशरथ, दशरथ के पुत्र होते हैं राम, और राम के दो पुत्र होते हैं लव और कुश। उनके कुश का 108वां वंशज जिसका नाम है विजयभू, जो वल्लभीनगर गुजरात का क्या होता है? राजा होता है। इसका छठवां वंशज होता है शिलादित्य। क्या कौन सा होता है? शिलादित्य, जो वल्लभीनगर गुजरात का शासक है। अब बात करते हैं शिलादित्य। इसकी बात करते हैं शिलादित्य। अब शिलादित्य हमें पता है कहाँ का शासक है? शिलादित्य वल्लभीनगर गुजरात का। कहाँ का शासक है? वल्लभीनगर गुजरात का। कहाँ का शासक है? वल्लभीनगर गुजरात का। अब जो राजा शिलादित्य है इनका विवाह होता है किसके साथ? विवाह होता है इनका परमार वंश की राजकुमारी, परमार वंश की राजकुमारी जिसका नाम है पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। वल्लभीनगर गुजरात के शासक शिलादित्य का विवाह होता है परमार वंश की राजकुमारी जिसका नाम है पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। किसके साथ होता है? पुष्पावती। अब गुजरात के वल्लभीनगर के शासक शिलादित्य का विवाह हो जाता है पुष्पावती के साथ। अब पुष्पावती के होते हैं कितनी?
6 पुत्रियां होती है। कितनी पुत्रियां होती है? शिलादित्य और रानी पुष्पावती के मिलकर कितनी 6 पुत्रियां होती है। कोई किसी तरह का पुत्र न होने के कारण जो शिलादित्य थे वो भी अप्रसन्न रहते थे और रानी पुष्पावती जो है अपने पुत्र मनोती के लिए कहाँ चली आती है? वो आती है अर्बुदा माता आबूसिरे के अंदर आती है। कहाँ आ जाती है? अर्बुदा माता का मंदिर जो कहाँ है? अर्बुदा माता का मंदिर जो है आबूसिरे के अंदर। कहाँ पे है? आबूसिरे के अंदर। कहाँ है? आबूसिरे के। अब पुष्पावती क्या करती है? पुष्पावती की होती है 6 पुत्रियां। कितनी होती है? 6 पुत्रियां। इनका कोई पुत्र न होने के कारण पुष्पावती क्या करती है? अपने जो है उनकी आराध्य देवी थी या कुल देवी थी जिसका नाम था अर्बुदा माता, इनके यहाँ आती है। किस लिए आती है पुष्पावती? पुत्र मनोती के लिए। किस लिए आती है? पुत्र मनोती के लिए। किस लिए आती है? पुत्र प्राप्त करने के लिए वो अर्बुदा माता मंदिर के पास में आती है और पुत्र का वर मांगने के लिए आती है। तब उस रानी पुष्पावती कहाँ आ जाती है? अब पीछे जो है शिलादित्य जो शासक था बल्लभीनगर गुजरात का, अब क्या होता है? अरबों का आक्रमण होता है। क्या होता है? अरबों का आक्रमण। क्या होता है? अरबों का आक्रमण। अब अरबों का आक्रमण हो जाता है शिलादित्य पर। कहाँ हो जाता है? शिलादित्य। शिलादित्य कौन है? बल्लभीनगर गुजरात के शासक। इन पर आक्रमण हो जाता है अरबों का। अरबों का आक्रमण होने के कारण शिलादित्य की इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहाँ शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुष्पावती तो थी सिरे के अंदर और गुजरात बल्लभीनगर गुजरात में किसका शासन हो गया? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण होने के बाद शिलादित्य को इस युद्ध के दौरान मारा जाता है और बल्लभीनगर गुजरात को लूट कर अरब वापस चले जाते हैं। फिर रानी पुष्पावती उस समय क्या हो गई थी? गर्भवती हो गई थी। क्या हो गई थी? गर्भवती। अब बात करेंगे हम आगे पुष्पावती। क्या किसकी बात करेंगे? पुष्पावती। अब पुष्पावती किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी शिलादित्य की। किसकी पत्नी थी? शिलादित्य की। किसकी पत्नी थी? शिलादित्य। शिलादित्य जो अरब का आक्रमण हुआ उसमें क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इसकी पत्नी थी वो पुष्पावती, परमार वंश की राजकुमारी थी पुष्पावती। उसका क्या वो क्या हो गई थी? गर्भवती हो गई। क्या हो गई थी? गर्भवती। अर्बुदा माता के आशीर्वाद से जो रानी पुष्पावती थी वो क्या हो गई? गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जैसे ये बात पता चली कि अरबों का आक्रमण हो चुका है बल्लभीनगर गुजरात पर और उसमें जो है वीर गति को प्राप्त हो गए और शिलादित्य। अब पुष्पावती के पास की कंडीशन ये, पहली कंडीशन, यदि उसके पति यदि मर जाए तो पुष्पावती क्या नहीं होगी? उस पति के पीछे क्या करना पड़ता है? सती होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? सती होना पड़ता है। पहला नियम ये था। दूसरा नियम, यदि पति मर जाता है किसी युद्ध के दौरान तब पत्नी यदि गर्भवती है तो वो क्या नहीं हो सकती? सती नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? सती नहीं हो सकती। तीसरा नियम, यदि पति के मर जाने के बाद वो अपने मायके में नहीं रह सकती। कहाँ नहीं रह सकती? मायके में नहीं रह सकती। कहाँ नहीं रह सकती? मायके में नहीं रह सकती। ये तीनों नियमों का पालन करते हुए पुष्पावती ने इन तीनों नियमों का पालन करा और सबसे पहले वो गर्भवती थी तो शिलादित्य के मरने के बाद सती नहीं हुई। पहला और दूसरे नियम का पालन करा। फिर मायके में नहीं रह सकती। वो परमार वंश की रानी आबूसिरे की थी तब वो मायके के अंदर नहीं, मायका छोड़कर कहाँ चली आती है? पुष्पावती मायका छोड़कर आ जाती है वीरनगर। कहाँ आ जाती है? वीरनगर। कहाँ चली आ जाती है? वीरनगर। वीरनगर में एक कमलावती नामक ब्राह्मण महिला थी। कौन थी? कमलावती। कमलावती नामक ब्राह्मण महिला थी। कौन थी? ब्राह्मण महिला। कौन थी? ब्राह्मण महिला। अब जो पुष्पावती आबूसिरे छोड़कर कहाँ चली आती है? वीरनगर कमलावती नामक ब्राह्मण महिला के पास। अब क्या होता है?
पास आकर रहने लग जाती है कौन? रानी पुष्पावती। और रानी पुष्पावती है जो यहाँ उनके पास रहने लगती है, वो गर्भवती होती है और जो है कमलावती उनको क्या देती है? शरण देती है। फिर अब जो पुष्पावती कहाँ आकर रहने लगी? वीरनगर कमलावती नामक ब्राह्मण महिला के पास आकर रहने लगी। अब यहाँ रहने लगी तो कमलावती नामक ब्राह्मण महिला ने जो है पुष्पावती को क्या दी? शरण दी। क्या दी? शरण। कुछ महीने बीत गए, उसके बाद जो रानी पुष्पावती एक पुत्र को जन्म देती है। क्या करती है? पुष्पावती जो रानी है वो क्या करती है? एक पुत्र को जन्म देती है। किसको देती है? पुत्र को जन्म देती है। क्या देती है? कुछ महीनों के बाद जो रानी पुष्पावती क्या करती है? एक पुत्र को क्या करती है? जन्म देती है। और इस पुत्र को जन्म होते ही कुछ दिनों के बाद इसका जो है दायित्व कमलावती नामक ब्राह्मण महिला को सौंपकर वो कहाँ चली जाती है? जंगलों में। और वहां जाकर क्या हो जाती है? सती होती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। हमने फिर ये इस पुत्र का जो लालन पोषण कौन करती है? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला। लालन पोषण कौन करती है? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला है जो इस पुष्पावती राजा शिलादित्य का पुत्र था, उसका लालन पोषण कौन करती है? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला करती है। आप देखेंगे। और इस जो है कमलावती नामक ब्राह्मण महिला इस पुत्र का लालन पोषण कहाँ करती है? गुफाओं के अंदर। कहाँ करती है? गुफाओं के अंदर। कहाँ लालन पोषण करती है इसका? गुफाओं के अंदर। गुफाओं के अंदर इस पुत्र का लालन पोषण करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गोहिल। क्या नाम पड़ा? गोहिल। क्या नाम पड़ा? गोहिल या गुहादित्य। क्या नाम पड़ा? गोहिल या गुहादित्य। और इसी से जो मेवाड़ राजवंश का प्रथम शासक या राजा बना वो बना गोहिल या गुहादित्य, जो 567 ईस्वी के अंदर इसका जो राजा बना मेवाड़ के अंदर। अब बात करते हैं, देखो वापस हम क्या पढ़े? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हम सबसे पहले मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ राजवंश के अंदर सबसे पहले हमने देखा मेवाड़ का मतलब क्या होता है। मेवाड़ का मतलब क्या होता है? तो मेर का मतलब होता है मेर या मेर जाति के लोग। वाड़ का मतलब होता है शहर रक्षित प्रदेश, यानी मेर या मेर जाति से जो रक्षित प्रदेश वो क्या कहलाता? मेवाड़। ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में दो इतिहासकार हुए। एक का नाम अबुल फजल, दूसरे का नाम कर्नल जेम्स टोड। अबुल फजल ने क्या कहा कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखिया आदिल के संतानों से हुई। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास का जनक है उसने कहा मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति जो है गुजरात के वल्लभीनगर के शासक शिलादित्य के से वंशज थे। अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग। सही और सटीक जो है मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड। अब पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भगवान सूर्य के आशीर्वाद से। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से एक राजा होता है जिसका नाम है विष्णुवान। विष्णुवान का वंशज होता है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। दशरथ जो है किसके पिताजी थे? भगवान श्री राम के। और श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। और कुश के 108वां वंशज था जिसका नाम था विजयगुप्त। क्या नाम था? विजयगुप्त। विजयगुप्त जो है वल्लभीनगर गुजरात का शासक था। और ये वल्लभीनगर गुजरात राज्य में क्या कहलाता था? अयोध्या क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता था? अयोध्या क्षेत्र। विजयगुप्त का छठवां वंशज जिसका नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। और शिलादित्य कहाँ का शासक था? वल्लभीनगर गुजरात का। फिर बात करेंगे शिलादित्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? शिलादित्य। शिलादित्य राजा कहाँ का था? वल्लभीनगर गुजरात का शासक था। इनका विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है परमार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। परमार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती के साथ शिलादित्य का होता है विवाह। विवाह होने के बाद इन दोनों से मिलकर कितनी पुत्रियां होती है? 6 पुत्रियां होती है। और किसी भी प्रकार का कोई पुत्र ना होने के कारण इन दोनों के अंदर क्या थी? असंतुष्टता थी। तब रानी
सिरे के अंदर आती है। कहाँ आती है? अर्बुदा माता मंदिर आपको सिरे के अंदर आती है। फिर बात करेंगे, जैसे ही आप माता रानी पुष्पावती सिरे के अंदर आ जाती है अर्बुदा माता के मंदिर, पीछे अरबों का आक्रमण हो जाता है, जिस पर गुजरात राज्य, जो वल्लभनगर गुजरात का राज्य था, उस पर आक्रमण हो जाता है। किसका? अरबों का आक्रमण हो जाता है। इस आक्रमण के दौरान जो है राजा शिलादित्य क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये बात पता चलती है किसको? रानी पुष्पावती को। किसको पता चलती है? रानी पुष्पावती। और रानी पुष्पावती कहाँ है? अर्बुदा माता का मंदिर सिरे के अंदर। जैसे ये बात पता चलती है तो राजपूतों के अंदर 3 प्रथाएं थी, जिसमें से यदि पति के मर जाने के बाद राजकुमारी जो रानी है वो क्या होगी? पीछे अपने पति के स्मृति में क्या होगी? सती होगी। फिर यदि वो गर्भवती है, यदि उसका पति मर जाता है तो उसके पीछे क्या नहीं होगी? जब तक अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी तो गर्भवती नहीं हो सकती। फिर यदि उसका पति मर जाए तो वो अपने मायके के अंदर नहीं रह सकती। तो इन तीनों नियमों का पालन कौन करती है? रानी पुष्पावती। अब कैसे करती है वो देखिए। सबसे पहले मायके में नहीं रह सकती तो पुष्पावती क्या करती है? साबु सिरे छोड़कर कहाँ चली आ जाती है? वीरनगर। कहाँ चली आ जाती है? वीरनगर। वीरनगर में एक कमलावती नामक ब्राह्मण महिला होती है, वो उसको क्या देती है? शरण देती है। क्या देती है? शरण देती है। अब यहाँ शरण दे देती है, तब कमलावती कुछ महीनों के बाद एक पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र का लाल को कमलावती नामक ब्राह्मण महिला को सौंपकर वो कहाँ चली जाती है? जंगलों में। और वहाँ जाकर क्या हो जाती है? सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। फिर जो है कमलावती नामक ब्राह्मण महिला क्या करती है? इस पुत्र का जो है लालन पोषण करती है और इस पुत्र का लालन पोषण गुफाओं के अंदर करती है। कहाँ करती है? गुफाओं के अंदर करती है। और गुफाओं के अंदर लालन पोषण करने के कारण इसका नाम गोयल या गुहादित्य पड़ा। तो इस प्रकार जो मेवाड़ का प्रथम राजा बनता है वो गोयल या गुहादित्य। कौन बनता है? गोयल गुहादित्य, जो आगे जाकर क्या है? मेवाड़ के अंदर अपना जो मेवाड़ राजवंश जो है वो क्या करेगा? स्थापित करेगा। तो संस्थापक गोयल या गुहादित्य जो था क्या था? संस्थापक। क्या था? संस्थापक। इसका लालन पोषण गुफाओं के अंदर होने के कारण इसका नाम गोयल या गुहादित्य पड़ा। और मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गोयल या गुहादित्य। और ये जो है मेवाड़ के अंदर अपना जो वंश चलाता है, यहाँ राज्य स्थापित करता है मेवाड़ राजवंश का, तो वो करता है 567 ईस्वी पूर्व में। कब करता है? 567 ईस्वी पूर्व में। ये है हमारे मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आज पढ़ा। धन्यवाद।